गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अपवाह का। अपवाह के अंतर्गत अब तक हमने गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ा। बहुत उसके अन्य जो महत्वपूर्ण जो प्रवाह है उसके बारे में पढ़ा, उसके बहाव के बारे में पढ़ा और कौन कौन से क्षेत्रों में ये प्रमुख रूप से बहती है, कौन कौन से देशों में इसका अपवाह है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके जो अपवाह है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनका जो तंत्र है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये किस प्रकार की नदियां हैं, क्या इनमें पानी है वो वर्ष भर अधिक रहता है और ये जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये प्रमुख रूप से कौन सी खाड़ी में जाके गिरती है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो अपना अध्ययन बिंदु है पहला वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की कुछ बिंदु है जो अपने बाकी रह गए थे, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे प्रमुखतः। सबसे पहले बात आती है कि इसकी विशेषताएं क्या है, यानी इसकी विशेषताएं हैं ब्रह्मपुत्र की नदी की, वो प्रमुख रूप से कौन कौन सी हैं, ये प्रमुख रूप से किन कारणों से प्रसिद्ध रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है वो अपने किस कारणों के कारण प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रही है, विख्यात रही है, कुख्यात रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रमुख रूप से क्या है, बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए प्रसिद्ध रही है। किसके लिए प्रसिद्ध रही है? बाढ़, मार्ग परिवर्तन है और तटीय जो अपरदन है उसके लिए प्रसिद्ध रही है। यानी ब्रह्मपुत्र नदियां हैं उनमें जब पानी की अधिकता हो जाती है, जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो ये ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं ये बाढ़ का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? बाढ़ का रूप ले लेती है, जिसके कारण क्या है कि विभिन्न प्रकार के जन धन की प्रमुख रूप से हानि है, प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। लोगों की इमारतें हैं, लोगों के घर है, वो पानी के बहाव के कारण डूब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लोगों की फसलें हैं वो समाप्त हो जाती है, लोगों का जो आर्थिक रूप से नुकसान है वो प्रमुख रूप से उठाना पड़ता है। तो बाढ़ की अधिकता के कारण प्रमुख रूप से परेशानी देखने को मिलती है, जिसकी भरपाई करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। बात आती है मार्ग परिवर्तन की। बीच में जब तेज बहाव के कारण बीच में कुछ अवरोध आ जाते हैं, बीच में कुछ रुकावट आ जाती है, तो ये अपना मार्ग है वो परिवर्तित कर लेती है और मार्ग परिवर्तन के कारण क्या है, दूसरे स्थानों में भी तबाही का क्षेत्र है प्रमुख रूप से उत्पन्न कर देती है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं वहां प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात आती है तटीय अपरदन के लिए। जो तट है, किनारे हैं, वहां पे प्रमुख रूप से क्या है कि बाढ़ के बहाव के कारण, पानी के तेज बहाव के कारण अपरदन है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी है वो बाढ़, मार्ग परिवर्तन है और तटीय अपरदन के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रही है, विख्यात रही है। बात आती है आगे कि इसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, इसमें जो सहायक नदियां हैं क्या छोटी है या बड़ी है। तो ध्यान रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है इसकी जो नदियां हैं, सहायक नदियां, ये बहुत बड़ी है और बहुत विस्तृत बताई गई है। बात आती है कि अपवाह क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बहकर आते हैं, अत्यधिक बारिश होती है तो उसमें साथ में बहकर प्रमुख रूप से क्या आते हैं, तो ध्यान रखना जो अत्यधिक अवसाद है वो क्या है कि पानी के तेज बहाव के कारण, पानी के तेज प्रवाह के कारण साथ में बह के आ जाते हैं। अब ये अवसाद है, ये मिट्टी के कुछ मोटे कण होते हैं, साथ में सिल्क है, कुछ चूना पत्थर है या प्रमुख रूप से कुछ अन्य अवशिष्ट हैं, वो प्रमुख रूप से क्या है कि पानी के बहाव के साथ क्या है, पानी की तेज गति के कारण क्या है, साथ में बहकर प्रमुख रूप से आ जाते हैं। बात आती है मार्ग में अवरुद्ध हो जाने से जल प्रवाह के मार्ग में परिवर्तन होता है। जब पानी के तेज बहाव के कारण बीच में जब कोई अवरोध आ जाता है, बीच में कोई ऐसा क्षेत्र आ जाता है जो सामान्यतः ऊंचा होता है, तो ये पानी का जो बहाव क्षेत्र है ये क्या है, अपना मार्ग परिवर्तन कर लेता है। यानी जिस दिशा में बह रहा होता है बीच में कोई अवरोध या रुकावट आ जाती है
तो क्या है कि वहां से ये जल है तेज बहाव के कारण क्या है अपना मार्ग परिवर्तन कर लेता है, अपनी दिशा को परिवर्तित प्रमुख रूप से कर लेता है। दिशा परिवर्तन किस कारण से करता है? बीच में अवरोध आने के कारण, बीच में बाधा आ जाने के कारण प्रमुख रूप से ये जो जल का बहाव क्षेत्र है ये अपना मार्ग है, अपनी दिशा है, प्रमुख रूप से परिवर्तित कर लेता है। अब बात आती है सुंदरवन डेल्टा की। सुंदरवन डेल्टा है वो प्रमुख रूप से विश्व का कौन सा जो डेल्टा है उसका निर्माण कौन सी नदियों के द्वारा होता है और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है। तो ध्यान रखना जो सुंदरवन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताया गया है। अब बात आती है कि जो सुंदरवन डेल्टा है इसका निर्माण है वो प्रमुख रूप से किन नदियों के माध्यम से हुआ है। पहली बात ये हो गई कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। दूसरी बात है कि जो सुंदरवन डेल्टा है इसका निर्माण प्रमुखतः किन नदियों के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना कि सुंदरवन डेल्टा जो प्रमुख रूप से नदियां बनाती है वो प्रमुख रूप से दो नदियां हैं जिसके द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। वो कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन कौन सी? गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। और सुंदरी पादप के नाम पे, कौन से पादप के नाम पे? सुंदरी पादप के नाम पे इसका नाम पड़ा सुंदरवन डेल्टा, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे बात आती है कि ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी है ये बंगाल की खाड़ी में कब गिरती है? तो ध्यान रखना कि 2900 किलोमीटर बहने के बाद में। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बंगाल की खाड़ी में कितने किलोमीटर बहने के बाद में गिरती है? तो ध्यान रखना 2900 किलोमीटर के प्रवाह के बाद, बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो गिर जाती है, अपने आप को विलीन कर लेती है। आगे बात आती है कि प्रवाह के आधार पर ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। यानी प्रवाह के आधार पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये किस देश की सबसे बड़ी नदी है। ये बात हम प्रवाह के आधार पे कह रहे हैं। प्रवाह का मतलब है बहने के आधार पे ये कौन से देश की सबसे बड़ी नदी है। तो ध्यान रखना भारत की प्रवाह की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है। अब बात आती है आगे कि भारत में सबसे अधिक लंबी दूरी तक बहने वाली नदी, भारत में सबसे अधिक लंबी दूरी तक बहने वाली नदी कौन सी है। अभी तो हमने प्रवाह के आधार पे बात की, प्रवाह के आधार पे तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन लंबी दूरी तक जो नदी भारत में बहती है वो नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना गंगा नदी है। ये भारत में सबसे अधिक दूरी तक बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और प्रवाह के आधार पर कौन सी नदी बताई गई है? ब्रह्मपुत्र नदी बताई गई है। अब बात आती है दिशाओं की। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कौन से देश में, कौन सी दिशा में, कौन से देश में, कौन सी दिशा में प्रमुखता बहती है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताती है तिब्बत की, जो चीन से संबंधित है। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कौन सी दिशा में बहती है? तो ध्यान रखना तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये पूर्व दिशा में बहती है। क्वेश्चन ये बनता है कि तिब्बत है वहां पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कौन सी दिशा में बहती है? तो पूर्व दिशा में इसका विस्तार प्रमुखतः बताया गया है। बात आती है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है ये कौन सी दिशाओं में बहती है। बात हम भारत की कर रहे हैं कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है कौन सी दिशा में बहती है? तो दक्षिण पश्चिम में। कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार है वो प्रमुख रूप से बहाव है इसका देखने को मिलता है। अब बात आती है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी है ये कौन सी दिशा में बहती है। तो ध्यान रखना बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये दक्षिण दिशा में बहती है। कौन सी दिशा में बहती है? दक्षिण दिशा में बहती है। इस प्रकार एक बार इसमें स्पष्ट होती है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये प्रमुख रूप से 3 देशों में बहती है। तिब्बत के तहत चीन के अंतर्गत, फिर भारत में, और उसके बाद बांग्लादेश है उसमें प्रमुख रूप से क्या है इसका विस्तार है ब्रह्मपुत्र नदी का वो देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी
प्रमुख रूप से सहायक नदियां कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो सहायक नदियों की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी में जो आके मिल जाती है, जो उसकी सहायक नदियां हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आता है इसका कि दाहिने ओर की प्रमुख नदियां। कौन सी ओर की नदियां? दाहिने ओर की प्रमुख नदियां कौन कौन सी सहायक नदियां। और दूसरा इसका भाग आता है बाईं ओर की प्रमुख नदियां। तो इस प्रकार ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को दाहिनी ओर और बाईं ओर दो प्रकार से इसके सहायक नदियों को प्रमुखतः बांटा गया है। सबसे पहले बात आती है कि इसके दाहिने ओर की जो प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी के, वो प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो प्रमुख रूप से सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेग, मानस, सांकोस। ये जो चार नदियां हैं ये दाहिनी ओर से ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां बताई गई है। अब बात आती है कि इसके, ये तो बात की हमने दाहिने ओर की, बाईं ओर से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना, बाईं ओर की जो प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं वो है दिबांग, लोहित, बूंदी दिहिंग, धनश्री, तीस्ता और गंगा। ये है प्रमुख नदियां जो बाईं ओर से क्या है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बताई गई। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को दो भागों में बांटा गया है, दाहिने ओर की प्रमुख सहायक नदियां और बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां। अब बात आती है प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो प्रमुख रूप से उनकी विशेषताएं क्या है, और विशेषताओं के साथ साथ इनमें जो पानी है वो किस समय में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और कौन से समय में प्रमुख रूप से पानी की मात्रा घट जाती है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये प्रमुख रूप से कौन सी खाड़ी में जाके प्रमुख रूप से मिल जाती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि भारत में अनेक प्रायद्वीपीय नदियां प्रवाहित होती है। भारत में जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये संख्या में कम नहीं है। बहुत सारी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये प्रमुख रूप से क्या है कि भारत में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? भारत में प्रवाहित प्रमुख रूप से होती है। अब बात आती है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये आकार में कैसी होती है। तो ध्यान रखना कि प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियां हैं वो आकार में छोटी होती है। आकार में प्रायद्वीपीय नदियां कैसी होती है? आकार में छोटी होती है, जिनका आकार है वो कम देखने को मिलता है, इनका विस्तार है वो कम देखने को प्रमुखतः मिलता है। बात आती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो कौन सी प्रमुखतः नदियां होती है। तो ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो मौसमी नदियां होती है। कौन सी नदियां होती है प्रायद्वीपीय भारत की? ये मौसमी नदियां, यानी मौसम के आधार पे इनका विस्तार है, इनके वर्षा का जो स्तर है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। किस पे निर्भर है? ये मौसम पे निर्भर है। बात आती है ये नदियां वर्षा पर आश्रित है। प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियां हैं ये प्रमुखतः किस पे आश्रित बताई गई है? वर्षा पे, वर्षा के जल पे और वर्षा की होने की स्थिति पे ये नदियां प्रमुख रूप से आश्रित बताई गई है। अब बात आती है कि वर्षा में नदियों का जल स्तर में वृद्धि। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इनमें वर्षा का जल है वो कब बढ़ जाता है और कब वर्षा का जल है कम हो जाता है। तो ध्यान रखना कि जब वर्षा होती है तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं इनमें जल का जो स्तर है, जल का जो बिंदु है वो प्रमुख रूप से बढ़ जाता है, विस्तृत हो जाता है और बहुत अधिक पानी इनमें प्रमुखतः वर्षा के समय में आ जाता है। अब बात आती है कि शुष्क ऋतु में जल स्तर में कमी आती है। जब वर्षा काल नहीं होता, जिस समय वर्षा नहीं होती और जिस समय गर्मियों का समय होता है, तो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनके जल स्तर में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। जल है वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो प्रमुख रूप से जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो किस पे निर्भर बताई गई है? वर्षा पे निर्भर बताई गई है। और शुष्क ऋतु के मौसम में इन नदियों का जो जल स्तर है वो सामान्यतः वर्षा जल के समय की तुलना में कम देखने को मिलता है। बात आती है यहाँ अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं हमने बात की थी ये कौन सी खाड़ी में जाके गिरती है? तो ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी में जाके है वो प्रायद्वीपीय भारत की लगभग अधिकांश नदियां हैं वो गिरती है, प्रमुख रूप से उसमें अपने आप को विलीन कर लेती है। बात आती है कुछ नदियां अरब सागर में भी गिरती है। अधिकांश नदियां तो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि कुछ नदियां हैं वो अरब सागर में भी गिरती है। इस प्रकार अधिक की बात आए तो वो तो कहाँ पे गिरती है?
बंगाली खाड़ी में गिरती है। और अगर बोले कि कम नदियां किस में गिरती है तो वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अब कुछ नदियां इनके अलावा कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवेश करती है, अपने आप को विलीन कर लेती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। बात आती है कुछ नदियां गंगा तथा यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो कुछ नदियां क्या है कि गंगा और जो यमुना नदी है उसमें जाकर भी प्रवेश करती है, अपने आप को उसमें विलीन कर लेती है। बात आती है कुछ नदियां कच्छ के रण या खंबात की खाड़ी में गिरती है। कुछ नदियां यानी कम जो नदियां हैं, कम मात्रा में जो नदियां हैं वो प्रमुख रूप से कहाँ पे, कच्छ का रण है या जो खंबात की खाड़ी है यहाँ पे अपने आप को विलीन कर लेती है। इस प्रकार सबसे अधिक कहाँ गिरती है, ये सबसे अधिक बंगाली खाड़ी में गिरती है, उसके बाद में अरब सागर में गिरती है। कुछ नदियां हैं वो गंगा व यमुना में विलीन हो जाती है और कुछ है वो कम संख्या में वो खंबात की खाड़ी में भी क्या है कि मिल जाती है, अपने आप को विलीन कर लेती है।